हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेसन, भारत का वैभवशाली इतिहास। उसका हमने पूर्व में पढ़ा था वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ कि क्या क्या भारत की उपलब्धियाँ हैं और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार हुआ, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है विश्व के किन किन देशों में फैली, अर्थात किन किन देशों ने भारतीय संस्कृति के महत्व को समझा और उसे अपनाया। तो उसमें थे बहुत सारे देश, जिसमें जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका आदि ये ऐसे देश थे जहाँ के लोग यहाँ यात्री के रूप में आए और इन्होंने भारतीय संस्कृति के महत्व को पहचाना और अपने देशों में भी इस संस्कृति को अपनाया। तो ये पढ़ लिया था हमने कल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। नव शक्ति कैसी थी, यानी कि जलयान से संबंधित शब्द है ये। तो पढ़ते हैं प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अंडरलाइन कर लेना इसको, नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो और उस समय इस विद्या को नवगति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नवगति के नाम से जाना जाता था। बाद में उर्दू का शब्द नव शब्द का पर्याय बना और अंग्रेजी का शब्द नेविगेशन इस नवगति शब्द का रूपांतर है, यानी कि इस रूप में अंतर है बस। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान, यानी कि जल में चलने वाले यान बनाए जाते थे, वह इतने शक्तिशाली थे, पावरफुल थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर यानी कि बहुत ही दूर बसे हुए देशों को जा सकते थे। यानी कि जो नव शक्ति थी भारत की इतिहास में प्राचीन समय में, वो बहुत ही मजबूत थी। अर्थात इस प्रकार के जलयानों का निर्माण भारतवासी करते थे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भी भयंकर समुद्री तूफानों को वो सफलतापूर्वक झेलते हुए पार कर जाते थे, 1000 यात्रियों को लेकर। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाहियान दक्षिणी भारत से चीन को गया था। ऐसा उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। वह पहले लंका से जावा को गया, फिर जावा से चीन को गया। लोथल सभ्यता लगभग हड़प्पा सभ्यता के काल 24,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ विकसित बंदरगाह थे, यानी कि बंदरगाह जहाँ जहाज़ों को ठहराया जाता है, रुकाया जाता है। समुद्र के किनारे
बनाए जाते हैं ये। जिस प्रकार राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह गुजरात में स्थित है। उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह विशेष तकनीक से बनाया गया था, विशेष टेक्निकल तरीके से उसको बनाया गया था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। 756 फीट लंबे व 126 फीट चौड़े 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। यानी कि इस लंबाई और चौड़ाई के और इतना वजन सहन करने वाले, इतना वजन लेकर आने वाले जो जहाज़ थे वो सीधे घाट तक पहुंच जाते थे, अर्थात बंदरगाह तक पहुंच जाते थे। कौन से? सौराष्ट्र के लोथल बंदरगाह। इसके लिए पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी, ताकि भार के समय जहाज़ों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। वहाँ पर जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला भी थी। और वहाँ पे जलपोत निर्माण, ये जल से संबंधित है, जल से विमान से संबंधित है जलपोत। व छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला भी थी। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगुकच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रथम शताब्दी में पेरिपल्स में चोल, दभोल, राजापुर, मालवन, गोवा, कोटायम कोणार्क, मछलीपट्टम एवं कावेरीपट्टम के बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर एवं बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधी था। अंडरलाइन कर लेना भी इसको। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधी था प्राचीन समय में। जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोतों के चित्र बने हुए हैं। सांची व बरहूत शिल्प में चप्पू वाले पोत व कैबिन वाली नौका के साक्ष्य हैं, यानी कि सबूत मिले हैं। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण एवं नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कर कुछ अरब यात्रियों ने किया है। मैगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। नौकाओं का समूह जब सागर में चलता था तो नौकाध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी कि विभिन्न नौकाओं को जब समुद्र में उतारा जाता था तो उनका एक अध्यक्ष होता था जिसको नौकाध्यक्ष कहते थे, और वो उसका प्रमुख अधिकारी होता था। और प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार या महासारथ कहा जाता था, यानी कि प्रत्येक नौका का जो प्रमुख था उसको कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। पतवार संभालने का कार्य, पतवार यानी कि एक
पट्टी सी होती है जिससे नाव को खींचा जाता है, चलाया जाता है। खवैया पतवार संभालने का कार्य नियामक करता था। जलपोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे जिन्हें दत्त रश्मि ग्राहक कहते थे, जिन्हें दत्त रश्मि ग्राहक कहते थे। आगे है भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को दो भागों में बांटा। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास यानी हिस्ट्री में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, इतिहास से भी पूर्व का यानी कि प्री हिस्ट्री प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत सम्मिलित है। भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले हैं जहाँ पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास स्थान था। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोगों में ली गई सामग्री, औजार, बर्तन एवं जानवरों की अस्थियां यानी कि हड्डियां प्राप्त हुई हैं। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे, इसीलिए इसको पाषाण युग भी कहा जाता है। इसीलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं और जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता रहा उसे पाषाण काल कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था उसे पाषाण काल कहते हैं। यानी कि जिस काल में पाषाण उपकरणों का, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि जिस काल में पाषाण उपकरणों का यानी कि पत्थरों का उपयोग होता था, प्रयोग होता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया, यानी कि सिर्फ पत्थर से परिचित था मनुष्य और पत्थर से ही निर्मित वस्तुओं का वो प्रयोग करता था। जिस प्रकार आग भी उसने सर्वप्रथम पत्थर से ही पैदा की थी, यानी कि जिस प्रकार दो पत्थरों को उसने आपस में घर्षण करवाया और वो गर्म हुए और उससे अग्नि प्राप्त की। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं, पत्थर के उपकरण मिले हैं। प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत होते थे। ये उपकरण नहीं जानकर पत्थर से ही प्रतीत होते थे। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज और तीसरा है नव पाषाणीय काल यानी कि आधुनिक नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। अब पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के उपकरण। 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे हैं, सुगढ़ नहीं है, अर्थात उनको अच्छे तरीके से गढ़ा नहीं गया, अर्थात सुंदर आकार नहीं दिया गया है। इस काल को भी विद्वानों ने निम्न यानी लोअर, मध्य यानी मिडल व उच्च यानी अपर, निम्न, लोअर, मध्य, मिडल व उच्च, अपर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया है। मध्य पाषाण युग में
पत्थरों का आकार छोटा होता गया। लघु आकार के कारण ही, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। यानी कि इन जो मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार तो छोटा होता गया और लघु आकार के, छोटे आकार के ही उपकरण इन्होंने बनाए, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण काल भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण यानी कि माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरास्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं उनसे इसका काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। इस समय का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक मतलब यानी कि शिकार करना, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, आखेट के माध्यम से खाद्य संग्राहक यानी कि खाद्य सामग्री को इकट्ठा करता था। आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। नदी के तटों व झीलों के किनारे मानव लकड़ी व घास फूस से बनी गोल झोंपड़ियों में रहने लगा। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामग्री को भी पकाने में लगा, यानी खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा था इस काल में। और दूसरे आगे है नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य एवं पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, भसूला एक पैना हथियार होता है, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिल्लौड, औखली जिसमें दानों वगैरह को, अनाज वगैरह को कूटा पीसा जाता है, आदि मुख्य थे। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे। बेसाल्ट पत्थर की एक किस्म है जो आसानी से टूटता नहीं था, इसी से उसके कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिसकर क्या किया गया था, चिकना किया जाता था, मुलायम किया जाता था। कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक कर रहने व बसने को मजबूर कर दिया। इसी के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। कल हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक शैल कला। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।